तो साथियों, करंट अफेयर्स के पहले वीकली डाइजेस्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो नवंबर माह में 1 से 7 नवंबर के मध्य साथियों जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं परीक्षा के दृष्टिगत, अति संभावित जितने भी तथ्य हैं जो भी आपकी परीक्षा में पूछा सकते हैं, आपकी आगामी परीक्षाएं हैं जो अति महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, आरओ की मुख्य परीक्षा होगी उसका सामान्य अध्ययन का पोर्शन है। इसके अलावा पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा होगी वर्ष 2026 के लिए, या आरओ की जो प्रारंभिक परीक्षा प्रस्तावित है और निश्चित तौर पर होनी है वर्ष 2026 में, उन सभी के दृष्टिगत ये पूरी सीरीज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका वीकली डाइजेस्ट 1 है, ठीक है। प्रत्येक सप्ताह के बीत जाने के बाद आप देखेंगे कि ये वीडियो आपके सम्मुख आएगा, जिसमें पूरे सप्ताह के, ये मेरा विश्वास है कि आप सभी डेली करंट अफेयर्स रिवीजन कर रहे होगे, पढ़ रहे होगे, और वो उस पूरे सप्ताह को आपका जो अध्ययन है समसामयिकी का, उसको आज आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है और मैं आप सभी से यह आग्रह करूंगा कि जिन भी प्रश्नों का उत्तर आपको पता है उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो पहला प्रश्न है कि IUCN ने हाल ही में प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की अपनी नवीनतम वैश्विक समीक्षा में कंचनजुंगा राष्ट्रीय उद्यान को अच्छा दर्जा प्रदान किया है, या गुड स्टेटस या गुड रेटिंग प्रोवाइड किया है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यह रेटिंग प्राप्त करने वाला यह भारत का एकमात्र उद्यान है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये फैक्ट, जहां पर एकमात्र ऐसा कोई भी वर्ड आ जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर मित्रों दोनों ही विकल्प, हमारे दोनों स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट लिखे गए हैं। आप देखेंगे कि हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर या IUCN के द्वारा कंचनजुंगा राष्ट्रीय उद्यान को गुड स्टेटस या गुड रेटिंग दी गई है, और ऐसी रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र उद्यान है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे करेक्ट हैं, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर और क्या बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, तो आप देखेंगे कि IUCN जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है। तो IUCN का इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। इसकी स्थापना की गई थी IUPN के तौर पे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर के तौर पे। आप देखेंगे कि 1956 में इसका नाम चेंज हो गया, IUCN कर दिया गया एक्रोनिम के साथ, ठीक है। इसके अलावा IUCN करता क्या है, तो विभिन्न प्रकार के जो आपके फ्लोरा और फौना होते हैं पूरे विश्व के, जो भी संकटग्रस्त स्थिति में होते हैं, क्या उनका स्टेटस है, वो स्टेटस प्रोवाइड करता है IUCN या इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कितने प्रकार की कैटेगरी है, तो आप देखेंगे एक्सटिंक्ट होता है जिसको हम EX लिखते हैं, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड होता है जिसको EW कहा जाता है, इसके बाद इंडेंजर्ड होता है आपका EN लिखा जाता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड को CR लिखते हैं, लीस्ट कंसर्न जो होता है वो LC होता है, वल्नरेबल को VU लिखते हैं, ठीक है। तो ये कैटेगरीज हैं जो कि दी जाती हैं विभिन्न प्रकार के फ्लोरा और फौना को, किसके द्वारा, IUCN की रेड लिस्ट के द्वारा। ये IUCN की रेड लिस्ट में ये कैटेगरीज मेंशन होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और कंचनजुंगा राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करेंगे तो सिक्किम और नेपाल की सीमा पर यह स्थित है कंचनजुंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा जो हिमालयन ग्लोबल हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उसका ये एक पार्ट है कंचनजुंगा राष्ट्रीय उद्यान। विश्व के जो सबसे बड़े ग्लेशियर्स हैं उनमें एक है आपका जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर भी आपका कंचनजुंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही मौजूद है। इसके अलावा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी जो कि आपकी माउंट कंचनजुंगा है, वह भी आपकी कंचनजुंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही मौजूद है ना। अगर ट्राइबल सेटलमेंट की बात करेंगे तो लेप्चा ट्राइब यहाँ पर पाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेप्चा ट्राइब, ठीक है, लेप्चा ट्राइब। तो ये सभी बातें हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे कंचनजुंगा राष्ट्रीय उद्यान को ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की भी लिस्ट में सम्मिलित किया गया है, मिश्रित कैटेगरी में, मिक्स्ड कैटेगरी में। इसकी आप देखेंगे प्राकृतिक सुंदरता और जो सांस्कृतिक महत्व है, इनके कारण इसको मिक्स कैटेगरी में वर्ष 2016 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में सम्मिलित किया गया है। तो ये सभी फैक्ट्स हैं जो आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। ये सभी फैक्ट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ITA रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा औद्योगिक परियोजनाओं में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है ना। ITA रिपोर्ट क्या है, तो इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन एक्सीलरेटर, इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन एक्सीलरेटर रिपोर्ट है। यहाँ पर किस प्रकार से कंट्रीज को रैंकिंग की जाती है, रैंक दिया जाता है, तो आप देखेंगे कि जिस देश में जितनी ज़्यादा स्वच्छ ऊर्जा औद्योगिक परियोजनाएं चलती हैं उस आधार पर यहाँ पर रैंकिंग दी जाती है। भारत में अगर हम देखें तो करंटली कितनी स्वच्छ ऊर्जा औद्योगिक परियोजनाएं चल रही हैं, तो आपकी भारत में करंटली 65 स्वच्छ ऊर्जा औद्योगिक परियोजनाएं चल रही हैं, और इसके साथ ही भारत विश्व में यहाँ पर तीसरे स्थान पर है। तो सी विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहले नंबर पर आपका चीन है और दूसरे नंबर पर अमेरिका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है?
राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो 10 नवंबर, 7 नवंबर, 15 नवंबर या 2 नवंबर को? तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये आपका मनाया जाता है 7 नवंबर को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा 7 नवंबर को। इसके अलावा अगर वर्ल्ड कैंसर डे आपसे पूछा जाए, वर्ल्ड कैंसर डे या विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 4 फरवरी को, ठीक है, ये आपका मनाया जाता है 4 फरवरी को। इसके अलावा 7 नवंबर को ही आप देखेंगे तो वंदे मातरम जो आपकी राष्ट्रीय गीत है, नेशनल सॉन्ग है आपका, 7 नवंबर को ही उसकी 150वीं वर्षगांठ वर्ष 2025 में मनाई गई है। तो यह भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। वर्ल्ड कैंसर डे जो आपका वर्ष 2025 का है, किस थीम के साथ मनाया गया था? तो यूनाइटेड बाय यूनिक, यूनाइटेड बाय यूनिक थीम के साथ 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया था। और इसी थीम के साथ आप देखेंगे कि जो नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है वो आपका 7 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस स्टार्टअप ने 500 किलोमीटर लंबे क्वांटम सुरक्षित नेटवर्क का प्रदर्शन किया है? तो नेशनल क्वांटम मिशन में कुल 8 स्टार्टअप सम्मिलित किए गए थे, 4 के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। इन स्टार्टअप्स के नाम इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये क्वांटम टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है कि 500 किलोमीटर लंबे क्वांटम सेफ नेटवर्क का प्रदर्शन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? क्यूनू लैब्स के द्वारा, क्यूनू लैब्स के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेशनल क्वांटम मिशन के तहत ही आप देखेंगे क्यूनू लैब्स के द्वारा ये 500 किलोमीटर लंबा क्वांटम सेफ नेटवर्क यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। इसके बाद अगला है, विद विच कंट्री डिड इंडिया रिसेंटली साइन ए डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट? किस देश के साथ भारत ने हाल ही में एक राजनयिक समझौता किया है? 4 विकल्प हैं, साउथ कोरिया, इक्वाडोर, स्वीडन या यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो भारत और हाल ही में इक्वाडोर के मध्य एक राजनयिक समझौता हस्ताक्षरित किया गया है। दोनों देशों के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, है ना, उनके उत्तम प्रशिक्षण के लिए, या आप कह सकते हैं एडवांस ट्रेनिंग के लिए, यह एग्रीमेंट, डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट साइन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने एसवीएल श्रेणी के तीसरे पोत आईएनएस इक्शाक को किस स्थान पर कमीशन किया है? तो एसवीएल श्रेणी के का पोत है आपका आईएनएस इक्शाक, इसको कहां पर सम्मिलित किया गया है हाल ही में? मुंबई, कोच्चि, चेन्नई या गोवा? तो बी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। केरल के कोच्चि में आप देखेंगे कि आईएनएस इक्शाक को हाल ही में कमीशन किया गया है। अब एसवीएल कैटेगरी क्या है? तो आप देखेंगे सर्वे वेसल लार्ज, सर्वे वेसल लार्ज में इस कैटेगरी में कुल 4 पोत सम्मिलित किए गए हैं। तीसरा आपका आईएनएस इक्शाक है, ठीक है। पहला आपका था आईएनएस संधायक, दूसरा आपका यहां पर था आईएनएस निर्देशक, तीसरा आपका आईएनएस इक्शाक है, और चौथा है आपका आईएनएस संशोधक, चौथा है आपका आईएनएस संशोधक, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे ये निर्माणाधीन है। तो एसवीएल कैटेगरी जो है उसमें कुल 4 पोत सम्मिलित किए गए हैं सर्वे लार्ज वेसल में, सर्वे वेसल लार्ज में, ठीक है। और आईएनएस संधायक, आईएनएस निर्देशक, इक्शाक और आईएनएस संशोधक, आईएनएस संशोधक आपका भी निर्माणाधीन चल रहा है। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ह्यूरिन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 नंबर 1 पे कौन है? रैंक 1 पे 4 विकल्प हैं, अजीम प्रेमजी, शिव नाडर, रतन टाटा या गौतम अडानी। अब यहाँ पर किस प्रकार से रैंकिंग की जाती है? तो एक पर्टिकुलर ईयर में किस इंडस्ट्रीज के द्वारा कितना ज़्यादा दान दिया जा रहा है ना, जितना ज़्यादा दान दिया जाएगा परोपकार कार्य के लिए, है ना, उसको ह्यूरिन इंडिया फिलैंथ्रोपिक लिस्ट में नंबर 1 रैंक दी जाती है। तो आप देखेंगे वर्ष 2025 में 2708 करोड़ रुपए दान करने वाले HCL के संस्थापक हैं शिव नाडर, ये आपके रैंक 1 पे हैं। ये कौन है? ये आपके HCL के संस्थापक हैं, HCL के संस्थापक हैं शिव नाडर, इनको रैंक 1 दिया गया है। दूसरे स्थान पर आपके मुकेश अंबानी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ की तिथि को मनाई गई है। तो अभी मैंने आपको बता दिया 7 नवंबर को, 7 नवंबर को 150वीं वर्षगांठ कैसे आ गई है? तो आप देखेंगे कि 7 नवंबर 1875 को सबसे पहले ये पब्लिश हुआ था वंदे मातरम गीत,
है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी जी की नॉवल है आनंद मठ, बाद में इसके बाद उसमें भी ये पब्लिश किया गया। इसके अलावा आप देखेंगे कि वंदे मातरम जो है आईएनसी के किस सेशन में ये गाया गया, किसके द्वारा गाया गया और ईयर कौन सा था, ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आईएनसी का आप देखेंगे कलकत्ता सेशन है आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का आपका कलकत्ता सेशन है 1896 में, सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये गाया गया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर 3-4 प्रश्न आपके मिल रहे हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है और आपको ध्यान में रखना चाहिए। 150वीं वर्षगांठ मनाई गई है और ऐसी कोई भी अगर जयंती मनाई जाती है तो वहां से आपके परीक्षा में प्रश्न निश्चित तौर पर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा एक यहाँ पर मैं आपको और स्पेशल फैक्ट बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले वंदे मातरम गीत का पॉलिटिकल स्लोगन के तौर पर इस्तेमाल कब हुआ था। वंदे मातरम गीत का सर्वप्रथम पॉलिटिकल स्लोगन के तौर पर इस्तेमाल कब किया गया था, या राजनीतिक नारे के तौर पर इसका इस्तेमाल सबसे पहले कब हुआ था, तो आप देखेंगे 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905 को इसका सर्वप्रथम पॉलिटिकल स्लोगन की तरह इस्तेमाल किया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या भारत की संविधान सभा के द्वारा इसको कब अपनाया गया, ठीक है, या इसको नेशनल सॉन्ग की तरह कब अडॉप्ट किया गया, तो आप कह सकते हैं 1950 को, 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इसको वंदे मातरम गीत को एज अ नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया गया था। तो ये इतने फैक्ट्स हैं जो आपको यहाँ पर याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर प्रश्न है, पीएचडी सीसीआई ने हाल ही में किस देश के चैम्बर के साथ व्यापार के लिए एक एमओयू साइन किया है। तो पीएचडी सीसीआई या पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये इंडिया का है ना, इसने हाल ही में किस देश के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ एक एमओयू या समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जापान, साउथ कोरिया, यूएसए या रशिया। तो यहाँ पर मित्रों बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। हाल ही में पीएचडी सीसीआई ने बुशान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ, जो कि साउथ कोरिया का है, बुशान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ ये समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस भारतीय निजी क्षेत्र के डेयरी उद्यम को गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2025, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 4 स्टार, भारत के किस निजी क्षेत्र के डेयरी उद्यम को गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, अमूल, मदर डेयरी, नेस्ले इंडिया या हेरिटेज फूड्स। तो यहां पर मित्रों डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु आप कह सकते हैं कि हेरिटेज फूड्स को गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2025 से हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है साथियों, यहां पर गोगाबील झील को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है। अब गोगाबील झील जो है, इसके सम्मिलित होने के साथ ही भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं, तो 94। तो 94th जो रामसर साइट है वो कौन सा है, वो आपका गोगाबील झील है। और कहां पर ये किस राज्य में स्थित है, तो आप कह सकते हैं बी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, बिहार। बिहार के काटिहारी जिले में आप कह सकते हैं गोगाबील झील स्थित है, महानंदा और गंगा नदी के बीच में। महानंदा और गंगा, इन दोनों नदियों के बीच में ये एक नेचुरल ऑक्सबो लेक है, या आप कह सकते हैं प्राकृतिक गोखुर झील, है ना, नेचुरल ऑक्सबो लेक है आपका गोगाबील झील। अब पूरे भारत में ये 94th रामसर साइट है ना, और बिहार में ध्यान रखिएगा ये छठा है, 6th रामसर साइट है ये आपका बिहार के अंतर्गत। तो गोगाबील झील के साथ ही आप देखेंगे कि पूरे एशिया में भारत रामसर साइट्स की संख्या के मामले में नंबर 1 पे आ गया है। पूरे एशिया में सर्वाधिक रामसर साइट कहां पर है, तो आपकी भारत में है। और पूरे विश्व में अगर रामसर साइट्स की संख्या के आधार पर बात किया जाए तो पूरे विश्व में भारत का 3रा स्थान है। ठीक है, इसके अलावा जो रामसर कन्वेंशन है 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित हुआ था, 1975 में लागू हुआ था और 1982 में भारत इसमें सम्मिलित हुआ था। तो 1971 में यह हस्ताक्षर हुआ था, 1975 में ये इन्फोर्स हुआ था और भारत इसमें सम्मिलित हुआ था 1982 में। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हरा करके यह खिताब जीता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद भारत यह खिताब जीतने वाला 3रा टीम बन गया है। तो आप देखेंगे ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा।
ऑस्ट्रेलिया के बाद जीता था इंग्लैंड ने, फिर आपका न्यूजीलैंड, और फिर आपका चौथे नंबर पे भारत की महिला क्रिकेट टीम है। ठीक है, तो चौथा है, चौथी टीम है ना कि तीसरी टीम, तो इसलिए यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट हमारा केवल करेक्ट है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच का क्या नाम है, तो ये आपके हैं अमोल मजूमदार। इस मैच में आईसीसी महिला क्रिकेट जो चैंपियनशिप था 2025 का, यहाँ पर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब किसको दिया गया है, तो ये आपका शेफाली वर्मा को दिया गया है, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब यहाँ पर दीप्ति शर्मा को दिया गया है। ठीक है, तो शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा, ये आप दोनों नाम याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी प्रचंड प्रहार, पूर्वी प्रचंड प्रहार ये त्रिसेवा अभ्यास है, भारत के किस राज्य में हाल ही में आयोजित किया गया है, तो आप देखेंगे भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना, इन तीनों के बीच में एक आप कह सकते हैं इंटीग्रेशन के लिए, है ना, आपसी सहयोग के लिए, त्वरित रिस्पांस के लिए, या आप कह सकते हैं आपस में जो टेक्नोलॉजी शेयर है इसके लिए, ये पूरी प्रचंड प्रहार अभ्यास हाल ही में आयोजित किया गया। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में, अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड, राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है, तो जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है, और भारत दुनिया में शहद का सबसे बड़ा निर्यातक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। आप देखेंगे कि दुनिया में शहद का जो सबसे बड़ा निर्यातक है वो कौन है, वो आपका चाइना है, और चीन के बाद भारत का यहाँ पर दूसरा स्थान होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के किस राज्य के द्वारा शहद का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है, तो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्पादन में उत्तर प्रदेश है, फिर आपका वेस्ट बंगाल है, फिर आपका पंजाब है। इसके अलावा भारत दुनिया में शहद का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है, तो सबसे ज़्यादा निर्यात भारत कहाँ पे करता है शहद का, तो ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा निर्यात जो भारत करता है वो आपका यूएस में करता है, और फिर आपका यूनाइटेड अरब अमीरात में करता है, तो अमेरिका, यूएई, इसके बाद आपका सऊदी अरेबिया आ जाता है। ठीक है, तो इन देशों में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा शहद का निर्यात भारत के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इसलिए ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में धूम्रपान पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है ना। स्मोकिंग पर जनरेशनल बैन लगाने वाला या ब्लैंकेट बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, मालदीव, न्यूजीलैंड, स्वीडन या कनाडा। तो आप देखेंगे कि ये काम करने वाला सबसे पहला देश दुनिया का कौन सा है, तो आपका मालदीव हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये काम करने वाला मालदीव ही पहला देश नहीं था, ध्यान रखिएगा। मालदीव से पहले न्यूजीलैंड ने भी इसी प्रकार का जनरेशनल बैन लगाया था टोबैको पर या स्मोकिंग पर, लेकिन बाद में उसको हटा दिया गया, उसको निरस्त कर दिया गया। अब करंटली अगर आपसे पूछा जाए तो मालदीव पूरे विश्व में नंबर 1 पे है, जिसने 1 जनवरी 2007 के दिन या इसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को, है ना, टोबैको कंज्यूम करने, खरीदने, बेचने या उसका उत्पादन करने पर रोक लगा दी है, प्रतिबंध लगा दी है। तो ए विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है मित्रों, प्रधानमंत्री ने भारत के किस राज्य में शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल कम ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम का उद्घाटन किया है। तो शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल कम ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम का उद्घाटन हाल ही में कहां पर किया गया है, पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो मित्रों बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में बहरीन के मनामा में आयोजित एशियाई युवा खेल 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो प्रश्न में ही आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि एशियाई युवा खेल 2025 कहां पर आयोजित किए गए हैं, तो बहरीन के मनामा में। अब भारत ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करते हुए कुल 48 पदक यहां पर जीते हैं। तो आप देखेंगे पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। इसके बाद चौथे एशियाई युवा खेल 2029 का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित किया जाएगा। तो यह भी फैक्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। तो दोनों ही फैक्ट हमारे करेक्ट हैं, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत ने यहाँ पर जो आपका बहरीन के मनामा में आयोजित हुआ है एशियाई युवा खेल 2025, भारत ने कुल 48 पदक जीते हैं। मेडल टैली भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि कितने कितने पदक जीते गए हैं। तो कुल 13 स्वर्ण आप देखेंगे, 13 स्वर्ण पदक जीते गए हैं, 18 रजत और 17 कांस्य के साथ भारत ने कुल 48 पदक यहाँ पर जीता है। ठीक है, और जो 29 वाला खेल होना है
जो आप कह सकते हैं चौथा एशिया युवा खेल 2029, ये आपका उज्बेकिस्तान के ताशकंद में प्रस्तावित है। ठीक है, तो सी विकल्प यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है दीनदयाल अंत्योदय योजना डे NRLM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन डे NRLM, यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है ना। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या NRLM नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन 2016 में शुरू किया गया था। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जो NRLM है ये आपका वर्ष 2010 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, ध्यान रखिएगा, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना को पुनर्गठित करके वर्ष 2010 में नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन लाया गया था, और वर्ष 2016 में इसी NRLM का नाम बदल के क्या कर दिया गया, दीनदयाल अंत्योदय योजना डे NRLM। ठीक है, तो वर्ष 2016 में इसका नाम बदला गया था, NRLM को डे NRLM बोला गया। और NRLM की शुरुआत कब हुई, तो स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना जो है ये इसको पुनर्गठित करके वर्ष 2010 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, पहला सही है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय या रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा इसका इंप्लीमेंटेशन किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर, हाल ही में किस देश ने द्वितीय विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन वर्ष 2025 की मेजबानी की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 स्टार। तो आप कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी हाल ही में किसके द्वारा की गई है? दोहा, कतर के द्वारा। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आप देखेंगे कि जो पहला विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन हुआ था वो आपका हुआ था 1995 में। पहला जो विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन हुआ 1995 में हुआ था, है ना। कहां पर हुआ था? कोपेनहेगन, डेनमार्क में। कोपेनहेगन, डेनमार्क में। और आप देखेंगे कि लगभग 30 साल के बाद अब इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतने लंबे समय के बाद आयोजित हुआ है, तो यहां पर दोहा, कतर इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पर एक फैक्ट आपको और याद रखना है कि यहां पर जो द्वितीय विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन हुआ है, भारत को किसने रिप्रेजेंट किया है? तो आप देखेंगे यूनियन मिनिस्टर हैं आपके डॉक्टर मनसुख मांडविया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दूसरा जो विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन हुआ है ना 2025 में, इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया था यूनियन मिनिस्ट्री, आपके श्रम और रोजगार मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया, इनके द्वारा इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया है। पहला आपका कब हुआ था? तो 1995 में आपका कोपेनहेगन, डेनमार्क में हुआ था। अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2025, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के अनुसार भारत के सबसे गंदे शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है ना। तो स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर कौन सा है ये सभी को पता है। मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें। कई सालों से वही नंबर 1 पे बना हुआ है। अब यहां पर आपसे पूछा जाए कि सबसे डर्टीएस्ट सिटी कौन सी है, सबसे गंदा शहर कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा, मदुरई। मदुरई आपका सबसे गंदा है, उसके बाद लुधियाना है, फिर चेन्नई और उसके बाद आपका रांची आ जाएगा। रांची के बाद कौन है सबसे गंदा? तो आपका बेंगलुरु है। ठीक है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण ये भी आपका महत्वपूर्ण होता है। और आपसे पूछा जाता है अगर सबसे स्वच्छ शहरों की बात की जाए तो आपको पता है इंदौर कई सालों से नंबर 1 पे है, फिर आपका सूरत है और फिर आपका नवी मुंबई है। ठीक है, जो टॉप 3 क्लीनेस्ट सिटी हैं इंडिया की। इसके बाद राम दरश मिश्रा हु डाइड रिसेंटली वाज रिलेटेड टू विच फील्ड? हाल ही में राम दरश मिश्रा जी का निधन हुआ है। एक ऑबिचरी है, महत्वपूर्ण है, आपको याद होनी चाहिए कि किस फील्ड से संबंधित है। तो राम दरश मिश्रा, आप ध्यान रखिएगा कि हिंदी लिटरेचर के आप कह सकते हैं एक बहुत ही महान कवि थे राम दरश मिश्रा, इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ए विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला कैशलेस समाज बना है? विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकेम दी वर्ल्ड्स फर्स्ट कैशलेस सोसाइटी? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड या डेनमार्क? तो पहला कैशलेस सोसाइटी विश्व में कौन बना है? तो यहाँ पर मित्रों बी विकल्प करेक्ट रहेगा, स्वीडन। स्वीडन हाल ही में आप देखेंगे डिजिटल पेमेंट्स और क्यूआर पेमेंट्स के कारण, है ना, वहाँ पर अब जो कैश है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। सारी जो सुविधाएं हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू होती हैं। तो जो स्वीडन है वो दुनिया का पहला कैशलेस सोसाइटी या कैशलेस समाज बना है। बी विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर सीवी रमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सीवी रमन के जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, पहला कथन है। दूसरा है, वे 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले
पहले एशियाई थे। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। 1930 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज इनको दिया गया था, डॉक्टर सीवी रमन को। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि जो पहले भारत रत्न प्राप्त करता थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या सी राजगोपालाचारी, इनके साथ ही इनको भी भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, जो आपके सर सीवी रमन थे। अब यहाँ पर पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है ये हमारा गलत है। भारत में जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? मैं चाहूँगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वो सीवी रमन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में नहीं मनाया जाता है। सीवी रमन के द्वारा जो रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की गई थी, है ना, रमन इफेक्ट की डिस्कवरी के दौरान के कारण ही आप कहेंगे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में उसको सेलिब्रेट किया जाता है। और किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पर पहला गलत हो जाएगा, दूसरा हमारा करेक्ट है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? मैं चाहूँगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 28 फरवरी, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 फरवरी 1928 को डॉक्टर सीवी रमन के द्वारा रमन इफेक्ट है, रमन प्रभाव की खोज की गई थी। और इसी उपलक्ष्य में आप कह सकते हैं कि 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 1954 में मैंने आपको बताया कि जो पहले प्राप्तकर्ता थे भारत रत्न के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, उनके साथ ही सीवी रमन को भी भारत रत्न प्रदान किया गया था। ठीक है, इसके अलावा 1930 में इनको भौतिकी का नोबेल दिया गया था, जो कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई थे। तो ये फैक्ट्स आपको इनके बारे में याद होना चाहिए। तो यहाँ पर मित्रों आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। पहले वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। इसी प्रकार वीकली डाइजेस्ट आप सभी के समक्ष प्रत्येक सप्ताह के बाद आता रहेगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच।